हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज संजीवनी में सर्कुलर मोशन का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। और आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था और उसके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लगाए थे। लेकिन आज हम उसी टॉपिक के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, देखेंगे कि फ्रिक्शन का सर्कुलर मोशन के साथ कैसा रिश्ता है और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके दिमाग में पूरा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट केवल 3 लेक्चर्स के अंदर सेट कर रहे हैं। भैया आपका एक एक पीवाईक्यू लग जाएगा, एक एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लग जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस आपको लेक्चर को बहुत ढंग से पढ़ना है, नोट करना है और इसके क्वेश्चंस, जो लेक्चर के क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद पीवाईक्यूज उठा लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वहीं से शुरू करते हैं जहां लास्ट वाली क्लास में ड्रॉप किया था। तो लास्ट वाली क्लास में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन क्या था, ये था कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हिच इज केप्ट वर्टिकल. A small ball kept in the bowl rotates with the ball without slipping on its surface. If the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is theta, find the angular speed at which the ball is rotating. बढ़िया खतरनाक सी अंग्रेजी लिखी हुई है। इसी अंग्रेजी का हम हिंदी में आपको इंटरप्रिटेशन समझाते हैं और वो क्या है भैया, वो है कि ये आपके पास एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, जो इस परपेंडिकुलर सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट रखा हुआ है और इसके अबाउट इसको ओमेगा से गोल गोल घुमाया जा रहा है। इसमें एक बॉल पड़ी हुई है, इसमें एक बॉल पड़ी हुई है जो इससे कितने एंगल पर है, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर इसके साथ गोल गोल घूम रही है। तो कहा गया कि बताइए इस समय इसका ओमेगा क्या होगा। ठीक है, इस बॉल का मास आपको पता है m। चलिए निकालते हैं, देखते हैं ये ओमेगा की वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं इस बाउल के फ्रेम में बैठकर ऑब्जर्व करने की, तो भैया ये जो है ना, ये जो आपको बॉल दिख रही है वो इस बाउल के अंदर इस गोले पर गोल गोल घूम रही है। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है और मैं इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देख रहा हूं, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपके पास रेडियस r है, तो ये जिस गोले पर घूम रहा है इसका रेडियस स्मॉल r मान लिया जाए, तो भाई ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। और इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो mg लग रहा है। और इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है n। यही सारे फोर्सेस लग रहे हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं बैठ कर देख रहा हूं तो ये रेस्ट में नजर आ रहा है। रेस्ट में नजर आ रहा है मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 है। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं देखूंगा इधर एक फोर्स लग रहा है n, इधर एक फोर्स लग रहा है आपके पास mg और इधर एक फोर्स लग रहा है आपके पास कितना, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और हमको ये बात क्लियर हो रही है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस ऑफ द बाउल इज r है, तो ये जो मेरा स्मॉल r होगा ये कैपिटल R साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी थीटा होगा। और अब इस n के 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा वो होगा n साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या होगा, वो होगा n कॉस थीटा। n साइन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी आपको, n साइन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी बेटा, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी mr ओमेगा स्क्वायर के। और n cos थीटा की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी mg के। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे n से n कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू m। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r की वैल्यू है r साइन थीटा। ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। और अब मैं अगर ध्यान से देखूं और अगर मैं इसको नोटिस करूं तो मेरा m से m कट रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कट रहा है, तो यहां से मेरी ओमेगा की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है भैया अंडर रूट ऑफ g बाई
अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा रेडियन पर सेकेंड। यही क्वेश्चन था जो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था, और मैंने कहा था कि अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर फ्रिक्शन आ जाए तो ये ओमेगा जो होगा ना, इस ओमेगा की एक स्पेसिफिक रेंज हो जाएगी, जिस रेंज तक ये जो बॉल है ये इस सरफेस के ऊपर नहीं चलेगी। आइए समझते हैं उस क्वेश्चन को। ये वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 5 मीटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, फ्रिक्शन का सर्कुलर मोशन में क्या रोल है वो सब आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा बस 2 सवाल से। एक ये सवाल और एक इसके बाद क्वेश्चन आएंगे उसमें का, ठीक है। चलो भाई देखो, बहुत प्यार से समझेंगे। हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 5 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज केप्ट वर्टिकल। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास 5 kg kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface. If the coefficient of friction of the surface of the bowl and the ball is 0.2 and the angle made by the radius through the ball with the vertical is 37 degree, find the angular speed at which the ball is rotating। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें चेंज करना है आपको। find the range of angular speed, ठीक है। find the range of angular speed at which the ball is rotating and ball is not slipping। ठीक है, चलिए भैया, वो रेंज बतानी है ओमेगा की जिस पर ये जो बॉल है ना वो बाउल के अंदर स्लिप ना करे। ठीक है, चलो समझते हैं कॉन्सेप्ट, पहले समझते हैं। सवाल का मोटा मोटा इंटरप्रिटेशन अपने को डायग्राम से समझ आएगा, और वो क्या है बेटा कि ये आपके पास एक बाउल है, इस बाउल का ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ऐसे रखा हुआ है, और इसमें एक बॉल रखी हुई है, इसमें एक अपने पास ऐसे बॉल रखी हुई है जो इसके सेंटर से और वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर अलाइंड है। ठीक है, अच्छा भैया बहुत बढ़िया, ये जो बाउल है ना ये ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। ठीक, अच्छा समझो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मेरा ओमेगा 0 होगा तो क्या ये मेरी बॉल नीचे चली जाएगी? हाँ भाई बिल्कुल, स्लाइड कर सकती है, चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यही मेरा ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या ये बॉल यहां से बाहर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। सर यहां पर एक रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। ठीक है, इन दोनों बाउल और बॉल के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, मतलब फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब इसी फ्रिक्शन के गेम को समझना है। क्या समझना है बेटा जी कि अगर मेरा ओमेगा बहुत कम हो जाएगा तो ये कहां जाने की टेंडेंसी रखेगा? तब ये नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो उस समय फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? ऊपर लग जाएगा। और जब मेरा ओमेगा बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा तो ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो मेरा फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? तो मेरा फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा। फ्रिक्शन की क्या चाहत है? फ्रिक्शन की बस इतनी चाहत है कि दो प्यार करने वाली सरफेसेस कभी एक दूसरे से अलग ना हो। तो दो प्यार करने वाली सरफेसेस कौन कौन सी हैं? बॉल एंड बाउल। अरे क्लियर है, ये बॉल और बाउल के बीच में प्यार बना रहे। जब ये अलग होकर नीचे जाने की कोशिश कर रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? द मीडिएटर, ऐसा मीडिएटर जो चाहता है कि दो सरफेसेस के बीच में प्रेम हमेशा बना रहे। तो समझो, जब मेरा ओमेगा कम हो रहा होगा, इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, उस समय मेरा जो ओमेगा मिलेगा वो ओमेगा मिनिमम मिलेगा। इस फ्रिक्शन, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की भी अपनी एक स्पेसिफिक लिमिट है जहां तक वो क्या कर सकता है, वो इसको नीचे जाने से रोक सकता है, उसके बाद वो भी नहीं रोक सकता है। तो भाई क्या है अपने पास? देखो, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट होता है वो होता है Fs इक्वल्स टू म्यूएस इंटू एन, ये हमको पता है। अभी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं किसके लिए? फॉर ओमेगा टू बी मिनिमम। ठीक है, ओमेगा मिनिमम की कैलकुलेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, ओमेगा मिनिमम की बात होगी जब, तो ये जो बॉल है ये किधर जा रही होगी? ये नीचे जा रही होगी, और फ्रिक्शन इसको नीचे जाने से रोक रहा होगा। तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? फ्रिक्शन बेटा जी ऊपर लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन बेटा जी इधर लग रहा होगा। mg इसका खुद का वेट इधर लग रहा होगा, और ये गोल गोल इस सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रहा है, तो इसके इधर लग रहा होगा क्या भाई? इधर लग रहा होगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये जो रेडियस है ये 5 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो रेडियस होगा, देखो ये वाला जो तुम्हारा रेडियस होगा, ये रेडियस तुम्हारा 3 मीटर होगा।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा mg का वैल्यू जो है वो है 50 न्यूटन। ठीक है भाई, और मेरा mr ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? मास है मेरा 5, r है मेरा 3 और ओमेगा भैया ओमेगा मिनिमम जो अपने को निकालना है, ये हो गया। तो ये अपने पास आ गया 5 3 15 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब करना है अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब भी फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की बात हो तो याद रखिएगा हमेशा दो एक्सिस आपकी कैसी बनेगी, एक बनेगी नॉर्मल के अलोंग और एक बनेगी फ्रिक्शन के अलोंग, क्योंकि फ्रिक्शन और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होंगे। तो ये एक्सिस आपकी एक्स हो जाएगी, तो ये वाली एक्सिस आपकी y हो जाएगी। अब जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, बहुत ध्यान से समझना, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉल का, तो इस बॉल के ऊपर इधर लग रहा है mg दैट इज 50 न्यूटन। ठीक है, इधर लग रहा है अपना नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n, इधर लग रहा है अपना फ्रिक्शन f, और इधर लग रहा है अपने पास 15 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। 15 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। अब समझने वाली बात क्या है, देखो ये वाली लाइन थोड़ी सीधी खींचते हैं। हाँ भाई क्या है, इधर ऐसे, ये है अपने पास कितना 15 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। समझो, ये तुम्हारी नॉर्मल वाली लाइन थी, ये तुम्हारा फ्रिक्शन वाला एक्सिस था। अगर तुम ध्यान से देखो ये 37 है तो ये 37 होगा, तो ये 53 होगा तो ये 37 होगा, ये अपने पास फ्रिक्शन है। अब इस 50 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो फ्रिक्शन वाली एक्सिस के अलोंग जाएगा वो होगा sin 37 दैट इज 30 न्यूटन, और एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ दैट इज 50 sin 37 इट इज इक्विवेलेंट टू 40 न्यूटन। सिमिलरली 15 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर का भी दो कंपोनेंट होगा, और वो क्या क्या होगा, देखो वो क्या क्या होगा। इसका जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो जाएगा 15 cos 37, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। अच्छा, और जो इधर आएगा वो क्या हो जाएगा, जो इधर आएगा वो sin 37 दैट इज 3/5, 5 3 15, 3 3 9, तो ये अपने पास हो जाएगा 9 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स इसके अलोंग है इन सबका सम 0 होगा, जितना फोर्स इसके अलोंग है इन सबका सम 0 होगा। या फिर आप कह लो कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। तो सर अगर हम कैलकुलेट करें यहां से, अगर हम कैलकुलेट करें ओमेगा मिनिमम के लिए, तो ये अपने पास मिल रहा है फ्रिक्शन प्लस 12 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 40 प्लस 40, अरे ठीक है ये अपने पास 40 होगा, हाँ बिल्कुल ये अपना ही 30 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। फ्रिक्शन के अलोंग जो आ रहा है कंपोनेंट वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है अपने पास 30। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो यहां से f की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, दैट इज 30 माइनस 12 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। और ये जो होगा ये अपने मैक्सिमम से कम होगा, तो इसकी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज μs इंटू n। ठीक है, अब n कैसे निकालें सर, तो n निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके एक्सिस भी नेट फोर्स कितना है 0 है, तो ये n है, और इधर कितना है 40 प्लस 90 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। तो भैया इतना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि हम लिख सकते हैं वी नो दैट वी हैव, या फिर हम कह लें कि वी हैव n इक्वल्स टू 40 प्लस 9 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। तो अपने पास f की वैल्यू कितनी है भाई, ये है अपने पास 30 माइनस 12 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर दैट इज लेस देन 0.2, और यहां कितना, ये अपने पास हो जाएगा 40 प्लस 9 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसको भैया, ये तुम्हारे पास 0.2 इंटू 40 कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 दैट इज 8। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 30 माइनस 12 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर दैट इज लेस देन और इक्वल टू
ये अपने पास 8 और ये अपने पास 1.8 इंटू ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। ओहो हो, क्या बात है यार। तो ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये 12 उधर चला जाएगा, 30 में से 8 चला जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 12 और 1.8 कितना हो जाएगा, दैट इज 13.8 ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। तो ओमेगा मिनिमम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो आइडेंटिटी भी मिल रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। अरे ठीक है, ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13.8, और यू कैन कॉल इट कि ओमेगा मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो भैया बराबर होगी किसके, अंडर रूट ऑफ 22 बाई 13.8। ठीक है, अरे भैया ओमेगा जो होना चाहिए वो 22 बाई 13.8 से बड़ा होना चाहिए। जब ओमेगा मिनिमम की बात करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 22 बाई 13.8। ठीक है, अगर मेरा ओमेगा इससे बड़ा होगा, अगर मेरा ओमेगा इससे बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी बॉल जो है वो नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अब जब हम ओमेगा मैक्स की कैलकुलेशन करने चलेंगे, फॉर ओमेगा टू बी ओमेगा मैक्स, तो देखो क्या होगा। अगर ओमेगा मैक्स की बात करोगे, अगर तुम ओमेगा मैक्स की बात करोगे, ये तुम्हारे पास बाउल है, ध्यान से देखो, ये इस बाउल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर यहां पर आपका एक बॉल रखा हुआ है जो यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, नो डाउट। अब मैं ओमेगा बढ़ाने लग जाऊं, एक समय ऐसा आएगा कि ये ऊपर भागने लग जाएगा, तब जो मेरा फ्रिक्शन होगा वो नीचे लग जाएगा। इसका खुद का वेट नीचे 10 न्यूटन लगेगा, इसका एमआर ओमेगा स्क्वायर दैट इज अब क्या हो जाएगा 15 ओमेगा स्क्वायर। अब हम ओमेगा मैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया 15 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, ये आपके पास एक्सिस हो गई एक, और एक एक्सिस ये हो गई, इसके अलोंग आपका नॉर्मल चला गया। ठीक, चले आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, अब नॉर्मल की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब देखो ये 37 है तो ये 37 होगा, तो ये भी 37 होगा, तो इधर कितना जाएगा, इधर अपने पास जाएगा 12 ओमेगा स्क्वायर, और इधर जो आएगा ये क्या होगा, ये होगा अपने पास 9 ओमेगा स्क्वायर, सेम एज 50 के साथ होगा। ये आपके पास 50 है भैया, 5 केजी का था, 50 का जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो होगा 40, और जो 30, और जो कंपोनेंट इधर जाएगा, देखो 50 का जो कंपोनेंट इधर गया 30 न्यूटन, जो कंपोनेंट इधर आया वो कितना हो गया, वो हो गया 40 न्यूटन। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अब n की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, इस एक्सिस में जितना फोर्स आगे उतना ही फोर्स पीछे, तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी 40 प्लस 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस वन इज इक्वेशन नंबर ए। 40 प्लस 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास हो गया कितना n। अच्छा भैया, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 12 ओमेगा स्क्वायर, 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस 30। ठीक है, एक बार में मैंने लिख दिया, कैसे, 12 ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू f प्लस 30, तो f की वैल्यू हो जाएगी 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस 30, खत्म बात। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि ये मेरा फ्रिक्शन स्टैटिक है और लेस देन और इक्वल टू होगा म्यू एस इंटू एन के। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस 30 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर। चले अब मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये हमारे पास क्या आ गया 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस ये अपने पास कितना है, ये अपने पास है माइनस 30 दैट इज लेस देन 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये हो जाएगा 8, और ये अपने पास कितना 9, और मल्टीप्लाइड बाई 0.2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आओ, तो 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1.8 ओमेगा स्क्वायर दैट इज लेस देन और इक्वल टू 38, और 12 में से 1.8 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 10.2 ओमेगा स्क्वायर दैट इज लेस देन और इक्वल टू 38। अब जब तुम ओमेगा मैक्स की बात करोगे तो ये मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, दैट इज 38 बाई 10.2 अंडर रूट में रेडियन पर सेकेंड। मतलब अगर मेरा ओमेगा अंडर रूट ऑफ 22 बाई 13.8 रेडियन पर सेकेंड से लेकर 38 डिवाइडेड बाई 10.2 होल रूट के बीच में होगा, तो मेरी जो बॉल है वो बाउल के साथ स्टैटिक
तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक होकर रोटेट करेगी। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये बॉल ऊपर उड़ जाएगी, और अगर इससे कम हुआ तो ये जो बॉल है ये नीचे स्लाइड कर जाएगी। सिंपल सा फंडा है, बहुत तगड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रिक्शन का। इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ कर रखा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से क्लियर हो जाए। एटलीस्ट इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करिएगा, वीडियो को रिपीट मोड कर करके 2 बार देखिएगा, 2 बार लगाइएगा, आपको फ्रिक्शन का पूरा फील आ जाएगा। समझ रहे हैं? तब जाके मजा आएगा, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जेईई मेंस का पेपर एकदम हलवा होगा, हम आसान आसान पढ़ के जाएंगे और कर ले जाएंगे, तो नहीं भैया, अच्छा सवाल भी आता है, दिमाग लगाने वाला सवाल भी आता है, जहां आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कंटेंट है। अगर आप मेहनत से, लगन से, जग के, रगड़ के, एफर्ट डाल के सीख ले जाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। संजीवनी इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 99.9 परसेंटाइल इन फिजिक्स। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता आपका, अगर आपने 11वीं क्लास की संजीवनी बढ़िया से सॉल्व कर ली और 12वीं क्लास का प्रोटॉन जेईई वाला बैच अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कुलर पाथ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ स्प्रिंग फोर्स एज शोन इन फिगर। If the natural length of the spring is L0 and stiffness of the spring is K, find the elongation of the spring। सिंपल सी बात है, बढ़िया आसान सा सवाल है। कह रहा है इस बोर्ड को मानो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, और इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, इस स्प्रिंग से एक बॉल लगा हुआ है, और इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है L। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये गोल गोल घूमेगा, इसको अगर मैं कांस्टेंट स्पीड v से गोल गोल घुमाऊंगा तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, या v दे रखा है तो ये कह लो कि mv स्क्वायर बाई r, बाहर की तरफ लगेगा। तो जब ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो ये क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ी खिंच जाएगी। अरे भाई, ये स्प्रिंग में थोड़ा खिंचाव हो जाएगा। अरे भाई, जब खिंचाव होगा तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज L प्लस एक्स नॉट, और खिंचाव होगा तो भाई mv स्क्वायर बाई r को बैलेंस करने के लिए एक स्प्रिंग फोर्स इधर लग जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू kx। सिंस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट v रफ्तार से घूम रहा है, तो भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और kx की वैल्यू किसके बराबर होगी, kx की वैल्यू आपके बराबर हो जाएगी mv स्क्वायर बाई r के। ये जो आपका kx होगा ये बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r के, और रेडियस कितना है, दैट इज L प्लस एक्स नॉट। लीजिए भैया, अब आपको k गिवन है, L प्लस के एक्स नॉट कर लें इसको, L प्लस एक्स नॉट लिखा है, तो ये आपका एक्स नॉट का इलोंगेशन हुआ, तो ये के एक्स नॉट हुआ। सिंपल सी बात है। अब आप अगर यहां ध्यान से देखो, आपको k पता है, आपको m पता है, आपको v पता है, आपको l पता है, क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, KL एक्स नॉट प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस KL एक्स नॉट, ठीक है, माइनस mv स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। क्या सीधराचार्य लगा नहीं सकते हो यार? क्या यहां से एक्स नॉट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? एक्स नॉट की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वाला अपना सही आंसर नहीं होगा तो उसको हम अपन हटा देंगे। अरे ठीक है, चले कहानी को आगे लेकर चलें। ये सब बहुत साधारण सवाल है, ये सब सवाल तो आराम से लग ही जाने चाहिए। ठीक है, चलिए सर कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने में क्या है, और आगे बढ़ाने में है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल ऑफ रेडियस r which is rotating with constant angular velocity omega, जो एक constant angular velocity omega से घूम रही है। और कह रहा among with the block, मतलब ब्लॉक के साथ, about its axis if the coefficient of friction is mu, अगर यहां का coefficient of friction mu है, then find the friction between the block and the table। what is the friction between the block and the table? तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरी ये टेबल स्मूथ होती और ये गोल गोल घूम रही होती और मैं उसके ऊपर ये ब्लॉक रख देता, तो ये ब्लॉक भाई इसके साथ चलता नहीं।
अरे ठीक है, लेकिन ये टेबल मेरी रफ है, तो इसको, इस ब्लॉक को इस टेबल के साथ गोल गोल घुमाने का काम कौन कर रहा है? तो वो फ्रिक्शन कर रहा है। ठीक है, और भैया अगर ये साथ साथ घूम रही है, साथ साथ इसके साथ, टेबल के साथ, अगर ये ब्लॉक इस टेबल के साथ साथ घूम रहा है, मतलब इनके बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, मतलब एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन इतना समझदार है कि वो चाहता है कि दो प्यार करने वाली सरफेसेस कभी अलग ना हो। तो समझो, अगर फ्रिक्शन ना होता तो इस पर रखते ही इधर की तरफ एक फोर्स लगता है mr ओमेगा स्क्वायर, और ये जो है ये इसे बाहर की तरफ भाग जाते। लेकिन फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या कह रहा है? फ्रिक्शन कह रहा है नहीं भैया भागना नहीं है, इधर हम हैं तुमको सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रिक्शन अब किधर लग जाएगा? अब mr ओमेगा स्क्वायर के ऑपोजिट लग जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, ये फ्रिक्शन हो गया अपने पास mr ओमेगा स्क्वायर। अच्छा भैया, अगर ये ब्लॉक जो है ये इस टेबल के ऊपर रुकी हुई है, अरे ठीक है, मतलब इस टेबल और इस ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है, इवन ये ओमेगा से घूम रहा है, मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा है। तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो mr ओमेगा स्क्वायर होगी, और ये कब तक साथ देगा? दैट इज μs इंटू एन तक। मतलब जब तक mr ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू μs इंटू एन से छोटी होगी या इसके बराबर होगी, तब तक फ्रिक्शन अपना क्या रहेगा? mr स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा? mr ओमेगा स्क्वायर। अरे ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, कई बार इसमें पूछ लेता, बताओ ओमेगा की किस वैल्यू तक ये इसके साथ चलेगा? जैसे अपना जस्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कह रहा है स्मॉल ब्लॉक इज सपोर्टेड बाय अ टर्न टेबल, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। इफ ए पार्ट कह रहा है इफ अ टर्न टेबल रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, what can be the maximum angular speed for which the block does not slip? उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ओमेगा की, जहां पर ये ब्लॉक स्लिप ना करे? तो सिंपल सी बात है, ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि बाहर एक फोर्स लग रहा है mr ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन जो होगा वो रेडियली इनवर्ट लगेगा, क्योंकि यहां फ्रिक्शन को बस किसको बैलेंस करना है? यहां पर फ्रिक्शन को बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना है, इस बॉक्स को इस टेबल के साथ या इस ब्लॉक को इस टेबल के साथ रखने के लिए। तो इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर की, mr ओमेगा स्क्वायर की। लेकिन ये फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जहां तक वो इस mr ओमेगा स्क्वायर को सपोर्ट कर सकता है। अगर आप उसके बाद ओमेगा बढ़ा दोगे तो ये जो ब्लॉक है ये इस टेबल से अलग हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि ओमेगा की किस मैक्सिमम वैल्यू तक, ओमेगा की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर ये ब्लॉक और ये टेबल दोनों साथ साथ घूम सकते हैं। तो इनको साथ साथ घुमाने का काम फ्रिक्शन कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है, और जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच नहीं कर जाता है तब तक ये ब्लॉक और ये टेबल दोनों साथ साथ घूमते रहेंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो ये अपने पास हो गया mr ओमेगा स्क्वायर दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी, इससे ये कट जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई आर। तो भैया मैक्सिमम ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा मैक्स कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई आर। खत्म, खेला खत्म, दैट्स इट। आसान सवाल, क्या खास बात है? क्या खास बात है? कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सवाल। इसी का बी पार्ट कह रहा है इफ द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? रेस्ट में एक टेबल लिया, इस टेबल के ऊपर इस ब्लॉक को रख दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं? अब इसको हम अल्फा से घुमा रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घुमा रहे हैं। तो क्या होगा? ओमेगा पहले 0 होगा। अब 1 रेडियन पर सेकंड का अगर मान लो पर सेकंड स्क्वायर का मैं एक्सेलरेशन दे दिया तो 1 सेकंड बाद रफ्तार ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 2 रेडियन पर सेकंड, 3 सेकंड बाद 3 रेडियन पर सेकंड, 4 सेकंड बाद 4 रेडियन पर सेकंड। तो ऐसे कह रहा है कितने रेडियन पर सेकंड बाद, ठीक है, अगर हम इसको कांस्टेंट अल्फा से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कितने रेडियन पर सेकंड बाद ये जो ब्लॉक होगा ये यहां से उड़ जाएगा। सवाल बदल गया, पहले आपका ओमेगा कांस्टेंट था, अब आपका अल्फा आ गया। अगर अल्फा आ गया, ध्यान से देखना, देखो, a block of mass m is kept on a rough horizontal table at a distance r from the center if the table center
इफ सेंटर ऑफ टेबल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टर्न टेबल एंड ब्लॉक इज म्यू। ये आपके पास ऑफ है। नाउ टर्न टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्लिपिंग अकर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। कितनी देर बाद क्या हो रहा है, कितनी देर बाद क्या हो रहा है, ब्लॉक और टेबल के बीच में स्लिपिंग होने लग जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका जो बी वाला पार्ट है वो मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो भाई देखो, तो बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि आपके पास ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है जो यहां पर ऐसे रेस्ट पे रखी हुई है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट अल्फा से घुमा रहे हैं। ठीक है, इनिशियली इसका ओमेगा कितना है, ये ओमेगा 0 है और इसके ऊपर ये जो बॉक्स है वो यहां से आर डिस्टेंस पर ऐसे रखा हुआ है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका टॉप व्यू मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये आपका टेबल है, देखना यही गेम समझना है। ये आपका टेबल है, यहां से रेडियस आर है और ये आपका ब्लॉक है। अब अगर ये कांस्टेंट अल्फा से घूम रहा है तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेगा। मैं इसी फ्रेम में बैठ के देखूं तो एक इधर लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर और एक भाई एक, अब मैं यहीं बैठा हुआ हूं तो ये अल्फा एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है भैया, तो यहां पर एक सूडो लगेगा कितना, ये अल्फा एक्सेलरेशन से ऐसे घूम रहा है तो इसका एक सूडो यहां पर आ जाएगा m इंटू इसका मास m है, दैट इज m इंटू at। ध्यान दीजिएगा, यही सारा गेम था m इंटू at समझने का। इधर जो आया, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो, m इंटू ar, और इधर क्या पढ़ रहे हो, m इंटू at। अगर मैं यहां पर बैठ गया तो यहां पर भैया दो एक्सेलरेशन है ना, एक रेडियल है और एक टेंजेंशियल है। तो रेडियल का सूडो तो m इंटू ar हो गया, mr ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल का सूडो क्या हो गया, m इंटू at। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों ना अलग हो तो अब फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, MAR को बैलेंस करेगा या MAT को बैलेंस करेगा या दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। सोचो, अगर मेरा फ्रिक्शन चाहता है कि ये जो ब्लॉक है ये इस प्लेट के ऊपर या इस टर्न टेबल के ऊपर स्लाइड ना करे, तो स्लाइड ना करने देने के लिए उसको किसको बचाना होगा, m इंटू AR को बचाना होगा, m इंटू AT को बचाना होगा, या दोनों का जो नेट फोर्स है उसको बचाना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो देखो भाई आंसर है, अगर मैं फ्रिक्शन इधर लगा दूं भैया m इंटू AT को बैलेंस नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये स्लाइड कर जाएगा, टेंजेंशियली स्लाइड कर जाएगा। अगर मैं टेंजेंशियली बैलेंस कर रहा हूं तो ये रेडियली स्लाइड कर जाएगा। तो भैया मुझे क्या करना है, ना तो टेंजेंशियल स्लाइड देना है ना तो रेडियल स्लाइड देना है। ऐसी सिचुएशन में मेरा जो फ्रिक्शन है वो बहुत समझदारी के साथ किसको बैलेंस करेगा, वो बैलेंस करेगा इन दोनों सूडो के रिजल्टेंट को, नेट फोर्स के रिजल्टेंट को। अरे ठीक है भैया, तो ये जो मेरा F होगा वो किसके बराबर होगा, वो F नेट के बराबर होगा। जब तक मेरा F नेट के बराबर होगा तब तक ये जो ब्लॉक है ये इस टेबल के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या मिला, F नेट की वैल्यू कितनी है, दैट इज m इंटू अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो भैया, तो ये अपने पास मिल जाएगा। AT की वैल्यू कितनी सर, दैट इज R इंटू अल्फा, और AR की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, AR की वैल्यू है अपने पास MR इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये जो फ्रिक्शन है ये कब तक बैलेंस कर सकता है, दैट इज μs इंटू n, अपने मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन तक। और हमको क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, n की वैल्यू बस केवल mg के बराबर है। तो क्या होगा, m अंडर रूट ऑफ r प्लस अल्फा, AT का स्क्वायर है ना, ओहो mr ओमेगा स्क्वायर, इसको बाहर कर लिया था, कैलकुलेशन एरर हो गया, इधर देख लेंगे, इधर कैलकुलेशन एरर हो गया, इसको देख लेंगे। ये f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m अंडर रूट ऑफ AT की वैल्यू कितनी, AT की वैल्यू R अल्फा। ध्यान से देखना, m AT का स्क्वायर प्लस m AR का स्क्वायर था, तो मैं m को बाहर कर लिया, तो AT की वैल्यू R स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और AR का वैल्यू कितना, दैट इज R स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ठीक, R ओमेगा स्क्वायर था, इतनी सिंपल सी बात है। चलो भैया, अब ये जो नेट फोर्स है ये लेस देन और इक्वल टू किसके है, म्यू n, दैट इज म्यू mg। मतलब m अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mg।
g। अब इस m से ये m कट जाएगा बेटा, और अगर इससे ये कट गया तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या निकाल देना है, यहां से आपको ओमेगा निकाल देना है। लीजिए भैया, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ओमेगा की पावर 4 दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा अल्फा स्क्वायर। और अगर मैं यहां से पावर 4 हटा दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं पावर 4 हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं रेज टू द पावर 1/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ये ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां तक ये जो ब्लॉक है ये इस टेबल के साथ चलेगा। अगर मेरा ओमेगा इस वैल्यू से कम होगा तो मेरा टेबल और मेरा ब्लॉक दोनों साथ साथ घूमेंगे, लेकिन अगर मेरा ओमेगा इसको एक्सीड कर गया तो मेरा टेबल जो होगा वो मेरे ब्लॉक से, या मेरा ब्लॉक जो है वो मेरे टेबल से अलग हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप समझ पाते हैं, तो सर आप मान लीजिए कि आप अपनी तैयारी जेईई मेंस एडवांस लेवल की कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देख लो, इसी पर बेस्ड ये सवाल था, कुछ नहीं, सब कुछ क्वेश्चन सेम, बस यहां क्या कह दिया, ओमेगा की जगह इसने क्या पूछ लिया, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्लिपिंग अकर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द टर्न टेबल। ठीक है, अभी भी जो F होगा वो नेट फोर्स को ही बैलेंस करेगा बस। अब यहां पर सारा गेम केवल, मैं आपको बता देता हूं, सारा गेम केवल अल्फा का था। तो भैया अपने पास क्या होता है, AT जो होता है वो बराबर होता है dv/dt के, और ये जो होता है ये हो जाता है r अल्फा। तो dv इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज r अल्फा इंटू dt, या v इक्वल्स टू लिख लेंगे r अल्फा t, बस खत्म बात। v इक्वल्स टू हो गया अपने पास r अल्फा t, और जब हम ar लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, लिख लो यहां पे। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, ये कितना है r है, इस r से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर, और यहां पे कितना, यहां पे अपना r दैट इज ar। अब फिर से आप नेट फोर्स लिखेंगे, फ्रिक्शन जो होगा वो नेट फोर्स को बैलेंस करेगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या टाइम निकल कर आएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर निकाल पाता है। ठीक है, चलो भाई, बढ़िया सवाल है, एकदम रिपीट टेलीकास्ट है, जानबूझकर मैंने इस क्वेश्चन के साथ इसको रख दिया था। अगर आपको इस क्वेश्चन का फील आया तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चले कहानी को आगे बढ़ाएं सर। आइए सर, आ जाते हैं नाउ द वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक दैट इज कर्व्ड रोड। कर्व रोड क्या, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो, सुनो, समझो ना, तो जानोगे कि इंजीनियरिंग में एक लैंग्वेज होती है, जिसको डिजाइन कहा जाता है। तो दुनिया में जब कुछ भी बनता है तो उसका एक ऑप्टिमम डिजाइन होता है। जैसे आप किसी मोड़ पर मुड़ रहे होते हो तो वहां लिखा होता है कि इस मोड़ की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। मतलब अगर उस कर्व रोड पर आप 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से जाओगे तो हो सकता है कि आप पलटी मार जाओ। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होती है, क्या कहानी है, दिस इज डिफाइंड इन कर्व्ड रोड। अच्छा चलो भैया, कर्व्ड रोड समझने से पहले आप ये बात समझो कि अगर मान लो एक कीचड़ है, कहीं सड़क है, उस पे कीचड़ है, और आप साइकिल चला रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि आप साइकिल को मोड़ो, और एक जन है, कोई वो स्मूथ सड़क है अपनी, जो वो वाली क्या बोलते हैं, चारकोल वाली जो एकदम फ्लैट सड़क होती है, वहां पर साइकिल चला रहा है, उसको कहा जा रहा है मोड़ो। तो कौन आसानी से मोड़ पाएगा, कीचड़ वाला? नहीं, कीचड़ वाले में क्या हो जाएगा, स्किटिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वही जो स्मूथ सड़क है वहां पर आसानी से मुड़ जाएगा। तो ये बात समझनी है हमको कि मोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइकिल को मोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लियर है भैया कि कीचड़ में हमारा फ्रिक्शन बहुत कम हो जा रहा है, तो कीचड़ में मोड़ना कठिन हो जा रहा है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सड़क की, एक ठीक ठाक रफ सरफेस की, तो वहां पर मोड़ना हमारे लिए आसान हो जा रहा है। तो मतलब गाड़ी को मोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सिंपल सा फंडा है, गाड़ी को मोड़ने के लिए सर फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। यह बात समझनी है आपको। अब देखिए कि अगर मैं कह रहा हूं कर्व्ड रोड, कि ये आपका कर्व रोड है, बहुत बहुत बढ़िया, अभी इसका मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल फील दिलाऊंगा। ये आपका कर्व रोड है सर,
इस कर्व रोड पर आपकी एक कार है, ये ठीक है, ये आपकी एक कार है, ठीक, ये ड्राइवर साहब है, ऐसे कार चला रहे हैं, ये कार की पहिया है, ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा, मास्टर ने क्या कार बनाई, ठीक। अगर ये घूम रही है, मैं कह रहा हूं कि इस टर्निंग ट्रैक का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो मेरे से पूछा गया कि ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से इस टर्न के ऊपर घूम सकती है, जिस कार का मास कितना है, m है, ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से, ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से इस ट्रैक के ऊपर घूम सकती है ताकि स्लिपिंग ना हो, ठीक। तो सर इसको घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमको पता चल गया है कि ये सड़क और इस टायर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब ये v कांस्टेंट रफ्तार से इसके ऊपर घूम रही है, इस कर्व रेडियस के ऊपर घूम रही है, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग जा रहा है, दैट इज mv²r। और ये फ्रिक्शन जब तक इसको बैलेंस कर लेगा, ये फ्रिक्शन जब तक इसको बैलेंस कर लेगा, mv²r को बैलेंस कर लेगा, तब तक ये स्किट नहीं करेगी, ठीक है। तो भैया टू अवॉइड स्किटिंग क्या होगा, स्किटिंग को अवॉइड करने के लिए, स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए mr ओमेगा स्क्वायर के, या आप कह लीजिए ये बराबर होना चाहिए mv²r के, ठीक है। लेकिन ये बेचारा कौन सा फ्रिक्शन है, टायर जब सड़क के ऊपर चलता है तो जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन स्टैटिक होता है बेटा, उसको काइनेटिक मत समझ लेना, क्योंकि जब टायर रोल कर रहा है तो टायर और सड़क के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, रोलिंग हो रही है भाई, ध्यान दो। ये बॉटल है, अगर ये इसके ऊपर बिना स्लिप किए रोल कर रही है, तो जो मेरे हाथ और इस बॉटल के बीच में फ्रिक्शन है वो कैसा है, वो कैसा फ्रिक्शन है सर, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक बोल के गलती मत करना। लेकिन अगर यही ऐसे स्किट करके जा रही है, तो कैसा फ्रिक्शन है, अगर ये स्किट करके जा रही है बेटा जी, तो ये जो हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा तब काइनेटिक होगा। जैसे साइकिल चलाते हैं स्कूल के बाद, पता नहीं आप लोग तो ये सब किए हैं कि नहीं किए हैं, हम साइकिल चलाते थे, बढ़िया कई लड़की ऐसे गुजरती थी स्कूल की सुंदर सी, तो क्या करते थे, साइकिल रेंजर वाली साइकिल चलाते चलाते लेके जाते थे और जस्ट उसके बगल में ब्रेक मारते थे, भौकाल मारने के लिए, यूं साइकिल गोल घूम के सीधी हो जाती थी। तो जब तक साइकिल उस ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक है, और जैसे ही आप ब्रेक मारते हो यूं स्लाइड करके साइकिल ऐसे घूम के सीधी हो जाती है, भाई साहब वो जो होता है वहां पर जब स्लाइडिंग हो गई तभी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आएगा, ठीक है। तो इतनी सारी कहानी बताने के पीछे बस इतना ही कारण था कि ये जो Fs है इसकी एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज म्यू इंटू एन, ठीक है। चले भैया बहुत बढ़िया, ये बराबर है म्यू इंटू एन के। अब ध्यान से देखो, क्या देखोगे भाई साहब, इसका खुद का वेट, इसका खुद का नॉर्मल रिएक्शन नीचे, और वेट इसका इधर क्या mg, तो n की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो mv²r जो होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mg हो जाएगा। m से m कट जाएगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू rg, v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू rg। अरे क्या बात है, मतलब अगर मैं कह दूं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखना, इसका जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारे पास 10 मीटर है, कितना भैया 10 मीटर है, 10 मीटर बहुत छोटा हो जाएगा, 10 मीटर बहुत छोटा हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कर देते हैं, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कर देते हैं 5 किलोमीटर, कितना कर देते हैं भैया 5 किलोमीटर, ठीक है भैया। और म्यू की वैल्यू हम कर देते हैं 0.5, म्यू की वैल्यू हम कर देते हैं 0.5, तो v कितना मिल जाएगा, तो v मिल जाएगा भाई, देखो म्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है, म्यू की वैल्यू है 0.5, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 5, ठीक है, और g की वैल्यू कितनी है 10, तो v जो मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा 5 किलोमीटर पर आर। ओ माय गॉड, कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 5 किलोमीटर पर आर, मतलब बहुत छोटा सा टर्न है क्या, हाँ भैया ऐसे एकदम यूं घूम गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे भैया गड़बड़ कर दिए यार, सवाल में गड़बड़ कर दिए, देखो क्या गड़बड़ कर दिए,
क्या गड़बड़ कर दिए, वेलोसिटी कितनी होगी मीटर पर सेकंड में आंसर निकालेंगे ना भाई, क्या भैया मास्टर सो रहा है। v इज लेस देन और इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.5, r कितना है, r है 5 किलोमीटर, दैट इज 5000। ओ माय गॉड, ठीक है 5000 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू आपके पास हो गई 10, तो ये अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास आ जाएगा दैट इज एक काम कर दें, अगर इसका डेटा थोड़ा आसान बना लें, थोड़ा आसान डेटा रख लेते हैं। क्या डेटा रख लें, ये जो आपका 5 किलोमीटर है इसको घटा के ना हम कितना कर दें, चलो भैया इसको घटा के हम आधा किलोमीटर कर दे रहे हैं, 0.5 किलोमीटर कर दे रहे हैं। अब देखो अब आसान सवाल बन जाएगा, तो अब जो v निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, दैट इज म्यू आर जी, म्यू की वैल्यू है 0.5, r कितना है, r है अपने पास 0.5 मतलब 500, ठीक है बहुत अच्छा, और g कितना है, ये है 10, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये अपने पास कितना हो गया 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 10 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड, वी कितना आया 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे इसको तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 18/5, तो 5 10 में 50, v इक्वल्स टू 180 किलोमीटर पर आवर। ओ हो, मतलब अगर आधा किलोमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का टर्न है, अगर आधा किलोमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का टर्न है और रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक ठाक है 0.5, ठीक है, अगर ये 0.5 है तो भाई साहब अब आप यहां पे 180 किलोमीटर पर आवर का टर्न ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन सड़क की बात करें तो लिखा होता है ना 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसके पीछे क्या कारण है, वहां म्यू भी थोड़ा कम होता है, सरफेस थोड़ी स्मूथ होती है, म्यू थोड़ा कम होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी थोड़ा कम होता है। अब मैं आपको इसका फील दिलाता हूं एक सिमुलेटर के साथ, जो आपको दिखेगा भैया वो ये रहा आपके पास, ठीक है। क्या रहा कि अगर मैं इस कार का एक्सेलरेशन सेट कर दूं, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या सेट कर दो भैया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास कर्व्ड रोड, ठीक है भाई। इसका स्टैटिक फ्रिक्शन मैं कर दे रहा हूं मान लो 0.5, ठीक है 0.5 कर दिया, कैमरा को स्विच कर दिया, ये अब आपको दिख गया। देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इधर लग रहा है आपके पास, अगर आप इसको समझिएगा तो क्या समझिएगा भैया, इधर आपके पास लग रहा है फ्रिक्शन, इधर आपके पास लग रहा है, ये सब मत देखो, इधर आपके पास लग रहा है mv²/r, ठीक है बहुत अच्छा बेटा, और ऊपर क्या लग रहा है n, नीचे क्या लग रहा है mg, तो यहां n की वैल्यू किसके बराबर है mg के, और f की वैल्यू किसके बराबर है mv²/r के, और ये लेस देन और इक्वल टू किसके है म्यू mg के, तो इस m से ये m आपका कट जा रहा है, इस m से ये m कट जा रहा है, तो v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ v की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी आ जा रही है अंडर रूट में, ठीक है। उसी की कैलकुलेशन यहां पर लगी हुई है, यहां देखिए आपका tan थीटा जो है ये 0 हो जा रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो म्यू आर जी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो भैया अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस गेम को शुरू कर रहे हैं, चलिए गेम को शुरू किया जाए, कैसे शुरू करेंगे, प्ले कर देते हैं, देखिए क्या होगा। अब ये कार चलने लगी, देखो 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 क्या हो रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। इस टर्न का मैक्सिमम लिमिट कितना था सर, इस टर्न का मैक्सिमम लिमिट 67.87 किलोमीटर पर आवर था। जैसे ही इसकी रफ्तार 67.8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ी, तो वैसे ही ये क्या हो गया, ये रोड से स्किड कर गया और जाके बाउंड्री में लड़ गया। आपको हम इसका एक और व्यू दिखाते हैं, इसको रीसेट कर दिया, स्विच कैमरा कर दिया, अब आपको ये कार दिख रही होगी, तो देखिए भैया क्या हो रहा है। अब जब हम इस गेम को प्ले करेंगे तो देखो ये कार चलना शुरू हुई, देखो ये कार जो है ये चलना शुरू की, चल रही है, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ रही है, देखो इसकी स्पीड बढ़ रही है, ओ भाई बढ़ते बढ़ते यहां से ये बाहर हो गई, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट ही 67.87 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब अगर इसकी रफ्तार 67.87 किलोमीटर से ज्यादा हुई तो ये बाहर निकल जाएगी।
तो हमने सोचा यार अगर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम इसको थोड़ा और एफिशिएंट बना सकते हैं, मतलब थोड़ा और ज्यादा रफ्तार से टर्न के ऊपर कार्स को या ट्रक्स को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया भैया, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिस कॉन्सेप्ट का क्या नाम रखा, जिसका नाम रखा बेटा बैंकिंग ऑफ रोड। क्या नाम रखा भैया, क्या नाम रखा, बैंकिंग ऑफ रोड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, कट करना पड़ेगा क्या, कट तो नहीं करना चाहिए यार, क्या होगा, हाँ अपन अब नोट पे चल लेंगे, बस आ गए, यस कट नहीं करना पड़ा, आ गए हम लोग। देखो ये हमको समझ आया। अच्छा, ये सब पढ़ते हुए हमको एक इंटरप्रिटेशन मिली, वो क्या मिली कि भैया इस कर्व रोड पे अगर आप मोटरसाइकिल ले लो, इस कर्व रोड पे आप ट्रक ले लो, इस कर्व रोड पे आप कार ले लो, अगर इसकी 180 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है, मतलब अगर आपका 181.1 हुआ या 180.1 हुआ तो आपकी गाड़ी इसके ऊपर स्किड करने लग जाएगी। ठीक है, कहानी समझ आ रही, मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आ रहा है क्या भाई, कि जो रफ्तार है कर्व्ड रोड पे वो अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी के बराबर है। वो बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करती है किस बात पर, ये बिल्कुल भी नहीं डिपेंड कर रही है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। अब भैया सड़क जो बना रहा है वो ऐसे थोड़ी बनाएगा, ट्रक के लिए भैया अलग स्पीड है और भाई कार के लिए अलग स्पीड है, मोटरसाइकिल के लिए टर्निंग स्पीड अलग है, नहीं, सबके लिए टर्निंग स्पीड सेम रहेगी। बस इसी को और एफिशिएंटली बढ़ाने के लिए हमने इसी कर्व रोड में एक और नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम रखा भैया बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, ओ भाई ये तो मिट ना रहा, ये कैसे मिटेगा, ये तो स्क्रीन के ऊपर आ गया। चलो कोई बात नहीं, हम इसको अपनी नई स्लाइड में पढ़ लेंगे। अरे भाई ये क्या है, ओहो पूरी स्लाइड पे रहेगा क्या, हटाते हैं इनको, भाई साहब परेशान कर रहे हैं। चलो लो भाई, गायब कर दिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन सिखाई थी, इनको यहां से हटा दिया। ठीक है, चलो आ जाओ कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। और अब मुद्दे वाली बात क्या, अब बैंकिंग ऑफ रोड। इसी को और अच्छे से समझने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसका नाम क्या रखा, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड है कि अब रोड मुड़ा हुआ तो होगा, अब ये जो रोड है ये कर्व तो होगा, लेकिन ये कर्व के साथ साथ थोड़ा बैंक्ड भी होगा। बैंक्ड का मतलब क्या है, जब कभी देखते हो जो टर्न्स होते हैं वो ऐसे बने होते हैं, ऐसे टर्न्स होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ताकि आपकी जो स्पीड है उस टर्निंग ट्रैक पर मोड़ने की वो बढ़ जाए। तो देखो कैसे बढ़ जाती है भाई, ये आपका एंगल थीटा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसमें ये आपकी कार है, ठीक है भाई, ये हमारी कार है, चार छल्ले वाली। अरे ठीक है, ये हमारी चार छल्ले वाली कार है, बहुत बढ़िया, गुड भाई, बहुत अच्छा। तो अगर हम इसको यहां पर देखें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, अगर ये v रफ्तार से ऐसे आ रही है, कितनी रफ्तार से, v रफ्तार से, तो इधर इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा mg, और अभी तो भाई इसके ऊपर mv²/r इधर लग रहा होगा, और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, जो रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है इसको इस ट्रैक पर गोल गोल घुमाने के लिए। बहुत बढ़िया, इधर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एक n। ठीक, चलो भाई बहुत अच्छा। अब इधर फ्रिक्शन लग रहा है f, इधर नॉर्मल रिएक्शन m, इधर mg और इधर mv²/r। अब मैंने आपको बताया है, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर मिलेगा, F आपके पास इधर मिलेगा, mg आपके पास इधर मिलेगा, और mv²/r आपके पास इधर मिलेगा। ठीक है, और हमने कहा है कि जब भी r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक, और मैंने कहा है कि जब भी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन आ जाए तो मेरी बात मान लो बेटा, और वो क्या मान लो कि एक एक्सिस बना लो नॉर्मल के अलोंग और एक एक्सिस बना लो फ्रिक्शन के अलोंग, एक एक्सिस नॉर्मल के अलोंग, एक एक्सिस फ्रिक्शन के अलोंग। और मुझे ये क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब mg के दो कंपोनेंट देखो, mg का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो हो जाएगा mg cos थीटा, और जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mg sin थीटा। ओहो,
इधर जो कंपोनेंट आया वो आया mg cos थीटा, इधर जो कंपोनेंट आया वो आया mg sin थीटा। mv स्क्वायर बाई आर का जो कंपोनेंट इधर गया वो गया mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, और जो इधर आया वो क्या आया, वो आया अपने पास mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा। अब क्या करें, अब क्या करें भैया, अब नॉर्मल रिएक्शन लिखो, फ्रिक्शन लिखो, और ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ही इसको स्किड करने से रोक सकता है, और इसकी मैक्सिमम लिमिट म्यू एस इंटू एन के बराबर है। चलो आओ देखो, तो जब मैं बैंकिंग ऑफ रोड की बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्मल रिएक्शन का जब एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो ये मुझे किसके बराबर मिल रहा है, तो ये मुझे मिल रहा है mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा के बराबर। ठीक है भाई, और जो मेरा फ्रिक्शन मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, वो मिल रहा है mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा के बराबर। क्या बात है, और ये जो मेरा फ्रिक्शन होगा वो लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, ये होगा म्यू एस इंटू एन के। तो भैया एफ की वैल्यू मेरी कितनी है, ये है mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा, और ये अगर स्लाइडिंग होने से रोकना है तो ये छोटी या बराबर होनी चाहिए किसके, म्यू एस इंटू एन के, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब क्या करें, अब v वाले को एक साइड कर लेते हैं और mg वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा में से इसको जब इधर लेके आओगे, इस हिस्से को इधर लेके आओगे तो क्या मिलेगा, बोलो भैया क्या मिलेगा, तब मिलेगा हमको mv स्क्वायर बाई आर को हम कॉमन कर लेंगे। इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, इधर अपने पास हो जाएगा कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर, ये लेस देन और इक्वल टू mg, लेस देन और इक्वल टू ये इधर जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू एस mg कॉस थीटा। तो mg को कॉमन कर ले तो यहां क्या मिल जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, m से m कट गया, हो। तो v स्क्वायर बाई आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, दैट इज लेस देन और इक्वल टू g साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाले में से cos थीटा कॉमन कर लिया और नीचे वाले में से भी cos थीटा कॉमन कर दिया। जब दोनों में से cos थीटा कॉमन कर दिया तो v स्क्वायर बाई आर जो हमको मिल गया, वो कितना मिल गया भैया, g। अगर यहां से मैं cos थीटा कॉमन कर दूंगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, और प्लस अपने पास म्यू एस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहां से cos थीटा कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा। ठीक है, तो यहां से v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस, या म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा। इससे क्या होता है बेटा, इससे हमारी रेंज बढ़ जाती है, जैसे ये हमारा सेम क्वेश्चन है, इसमें अगर ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हमारी स्पीड कितनी आ रही थी, 180 किलोमीटर पर आवर आ रही थी, या आप कह लो 50 मीटर पर सेकंड आ रही थी। अरे बच्चा, अगर हम क्या करें, इसी को बैंक कर दे, मान लो 30 डिग्री पे, अगर मैं इसको 30 डिग्री पे, या मान लो कि मैं इसको 45 डिग्री पे बैंक कर दे रहा हूं, कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पे बैंक कर दे रहा हूं, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। ध्यान से देखो, ये अपने पास 1 हो जाएगा, और ये अपने पास म्यू एस जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था, 0.5 था, ऊपर 1.5 हो गया, और यहां 1 माइनस म्यू एस tan थीटा 0.5, tan थीटा की वैल्यू अपने पास 1, 0.5 नीचे 0.5 हो गया। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, तो ऑब्वियसली रूट आर जी में अगर आप 1 से बड़ा कोई टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रफ्तार होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देखते हैं। सेम, सब कुछ सेम, मैं कुछ नहीं बदल रहा, सारा कुछ सेम था, अब बस मैं एंगल ऑफ बैंकिंग बढ़ा दे रहा हूं। ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल ऑफ बैंकिंग को बढ़ा दूं, देखो अगर मैं एंगल ऑफ बैंकिंग को बढ़ा के 30 डिग्री कर दूं,
जैसे मैं एंगल ऑफ बैंकिंग को बढ़ा के 30 डिग्री कर दूंगा, इस वाले पॉइंटर को ध्यान से देखो, अब जो मैक्सिमम लिमिट हो गई वो 67.7 से बढ़ के 120 किलोमीटर पर आवर तक हो गई। अब बैंक करते ही जैसे जैसे मैं इसको बैंक करता जा रहा हूं, ध्यान से देखो, जैसे मैं इसको कम करता जाऊंगा, यहां पर जो हमारी रफ्तार है, देखना, इसको देखना, यहां पर जो हमारी रफ्तार है, देखो एंगल ऑफ बैंकिंग जैसे हम घटाते जा रहे हैं, ये 67.87 हो गया, ये 67.87 हो गया। जैसे एंगल ऑफ बैंकिंग को आप बढ़ाते जाओगे, देखो जो वी मैक्स है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओ माय गॉड, क्या बात है। तो अगर मैं 30 डिग्री रख दे रहा हूं तो मेरी रफ्तार 118.07 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। चलो इसको अपन 15 डिग्री रख लेते हैं और 15 डिग्री रख के इसको प्ले कर देते हैं। देखो अब ये पहले वो यहां कहीं बाहर हो रहा था, अब देखते हैं ये कहां बाहर होगा। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, देखो बढ़ रही है स्पीड, देखो बढ़ रही है स्पीड, ये अब बाहर हो गया। क्या बात है। अब देखो यहां आके बाहर हो गया। अरे भाई स्पीड बढ़ती गई। अच्छा इसको हम कैमरा एंगल चेंज करके दिखा देते हैं। देखो भैया अब क्या हो रहा है, कैमरा एंगल स्विच कर दिया, इसको रीसेट कर दिया और फिर से प्ले कर दिया। देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है इसको। रफ्तार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कितनी रफ्तार तक? 88.97 किलोमीटर पर आवर तक ये स्किड कर जाएगा। बस करने ही वाला है। देखो फिसल गया, सड़क से फिसल के बाहर हो गया। इस तरह से हम अगर रोड को कर्व कर देते हैं, रोड को कर्व करने से हमारी स्पीड लिमिट लग जाती है, लेकिन अगर उसी कर्व रोड को हम बैंक कर देते हैं तो जो कर्व पर मोड़ने की स्पीड है उसको और एफिशिएंटली बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा, ग्रेट। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। यह था हमारा पूरा का पूरा पोर्शन, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड का। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद द न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही एनर्जेटिक टॉपिक है, दमदार टॉपिक है। इससे एक सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन से। जनरली सर्कुलर मोशन में अभी तक आपने जितना पढ़ा ये सब बेस है। किसके लिए? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ वर्क एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो जनरली जो जेईई मेंस में क्वेश्चन बनते हैं वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से इस वजह से बनते हैं कि मास्टर जो है वो आपके सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लेता है और आपके वर्क एनर्जी पावर के भी कॉन्सेप्ट को चेक कर लेता है। बट इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अभी तक हमने जितना पढ़ा इससे सवाल नहीं आएगा। पिछले उसमें लेक्चर्स में आपने देखा होगा पीवाईक्यूज आए थे जिसमें उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आधे घंटे में एकदम सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगला पार्ट है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या कहता है भैया वर्टिकल सर्कुलर मोशन? क्या कहता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बेसिक मतलब है कि अगर मान लीजिए एक हिंज पॉइंट से हमने क्या किया, एक एल लेंथ की रस्सी से एक ब्लॉक को लटका दिया एम। अब अगर मैं इसको रफ्तार दे रहा हूं, वी रफ्तार दे रहा हूं, या मान लो मैंने इसको यू रफ्तार दिया, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि ये कहीं यहां तक जाए फिर इसके बाद वापस आ जाए, हो सकता है कि ये यहां तक जाए उसके बाद वापस आ जाए, हो सकता है कि यहां कहीं जाकर रस्सी ढीली पड़ जाए, हो सकता है कि ये पूरा ऐसे एक गोल चक्कर लगा ले जाए। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो हमारी एनालिसिस है वो बेसिक इस स्पीड की एनालिसिस है कि इसको हम कितनी कितनी स्पीड देते चले जाएं तो ये किस पर्टिकुलर सेगमेंट तक जा पाएगा। ठीक है, तो जैसे सेगमेंट की बात होती है तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। इसको मैं कह दे रहा हूं ए, इसको मैं कह दे रहा हूं बी, इसको मैं कह दे रहा हूं सी, इसको मैं कह दे रहा हूं डी। मान लीजिए कि मैंने इसको यहां पर रफ्तार दी यू, इसको मैंने यहां पे रफ्तार दी u, और ये क्या है, ये ना अभी यहां पर कहीं पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, AB में कहीं पहुंचा कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। ठीक है, इन AB पहले सेगमेंट की बात हो रही है, AB वाले सेगमेंट की। हर सेगमेंट की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अगर हम सेगमेंट AB की बात करें तो देखो हमको एक बात दिखेगी कि इस रस्सी में टेंशन T इधर लगेगा, इसका खुद का वेट नीचे इधर लगेगा mg, और इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर।
ठीक है, और ये रेफरेंस लाइन से कुछ ऊपर चला जाएगा। ठीक भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहां पर ये जो थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। अब इस टी के इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, और वो कौन कौन सा होगा, एक इधर जाएगा mg cos थीटा और एक इधर जाएगा वो क्या होगा, दैट इज mg sin थीटा। एक कंपोनेंट इधर जाएगा mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा, इसकी रफ्तार जब ये आगे की तरफ जा रहा है, जब ये आगे की तरफ v रफ्तार से जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर, क्या फोर्स लग रहा है, mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है, इसकी वजह से क्या होगा भाई, इसकी ये जो mv स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये इसके अंदर टेंशन डेवलप कर रहा है। ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है, लेकिन इसकी रफ्तार जो आगे की तरफ v है, इसको कम करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज mg sin थीटा, या ट्रांसलेशन, या आप कह सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज g sin थीटा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब समझने वाली बात क्या है, अब समझने वाली बात यह है कि जब हम AB वाले हिस्से की बात करेंगे तो जो हमारा टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर के। और मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक, A से लेकर B तक, इन बिटवीन A एंड B मेरा टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा, मेरा टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। जब देखो, जब मैं यहां पर पहुंचा तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। देखो, अगर मैं यहां पर पहुंचा तो मेरा ये एंगल कितना हो सकता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा भी कम होगा तो मेरी ये जो वैल्यू है ये नॉन जीरो होगी, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। अच्छा, यहां पर पहुंचते पहुंचते अगर रफ्तार जीरो हो जाती है, mv स्क्वायर बाई आर मेरा जीरो हो जाएगा। और अगर मेरा थीटा 90 से थोड़ा सा भी कम है तो भैया वायर में कोई ना कोई टेंशन होगा, मतलब इन बिटवीन A एंड B मेरा टेंशन कहीं जीरो नहीं होगा। अच्छा, जैसा AB में होगा वैसा ही DA में होगा। अभी जब ये पूरा चक्कर गोल घूम के आएगा तो जैसा AB में होगा वैसा ही DA में होगा, जैसा आपका BC में होगा वैसा ही CD में होगा। इसी वजह से हम एनालिसिस करते समय क्या करते हैं, A से लेकर B की अलग करते हैं, B से लेकर C की अलग करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब मेरे से कहा गया कि बताओ अगर मैं इसको यहां U रफ्तार से फेंक रहा हूं तो किसी थीटा एंगल पर मेरी रफ्तार क्या होगी। तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। ठीक है, चलो भैया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mu स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ध्यान से देखो, रस्सी का लेंथ है L, मतलब ये लेंथ है L, तो ये लेंथ हो जाएगा L cos थीटा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, कितना हाइट ऊपर गया, तो ये लेंथ हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो mgh हाइट गया तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करी इसने कितनी, mgl 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ये अपने पास कहानी हो गई। अब सबका m कट जाएगा, और अगर मैं v स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गई अपने पास रफ्तार, या अपने पास ये स्पीड का फॉर्मूला v हो गया अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अरे ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मेरा थीटा जीरो है, अगर मेरा थीटा जीरो है तो cos जीरो की वैल्यू 1 v इक्वल्स टू u हो जाएगा। जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी रफ्तार जो है वो घटती जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू आपकी शून्य हो जाएगी। तो cos 90 पर अगर मैं यहां पर रफ्तार दे रहा हूं u, तो यहां पर इसके b पॉइंट पर जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी, स्पीड एट पॉइंट b। ध्यान से देखो, अगर वो b पॉइंट तक पहुंचा तो स्पीड एट पॉइंट b कितना होगा, स्पीड एट पॉइंट b कितना होगा, दैट इज v अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर। भैया वहां पर मेरा थीटा कितना हो गया, यहां पर जो हमारा थीटा है, यहां पर जो हमारा थीटा है ये माइनस 2gl होगा। यार क्या यार मास्टर ना एकदम आज ढीला पड़ गया है,
यहां पर जो आंसर होगा ये माइनस होगा, अरे ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो देखो क्या है कि अगर तुम्हारा v जो मिलेगा वो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की जब हम बात करते हैं कॉस 90 हो जाता है, कॉस 90 की वैल्यू शून्य हो जाती है, तो v इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl। तो ये बात क्लियर है कि ये टॉप पॉइंट तक b तक तभी पहुंचेगा, बी तक, ये यहां बी तक तभी पहुंचेगा, इस पॉइंट तक ये तभी पहुंचेगा जब आपकी इस यू की रफ्तार कितनी होगी। मान लीजिए टू रीच एट पॉइंट बी, टू रीच एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते अगर मेरी रफ्तार 0 हो जाती है तो 0 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl, मतलब u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2gl। वाह 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 वाह, कि मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं यहां से एक बॉल को हिंज करा दूं और इसको मैं रफ्तार दूं कितना, √2gl, तो ये जो होगा ना ये बस यहां तक पहुंचेगा। वाह क्या बात है, इस पॉइंट तक पहुंचेगा, इसके आगे ये पहुंचने वाला नहीं है। ठीक है, समझना, अगर मेरी रफ्तार √2gl है, अगर मेरी रफ्तार √2gl है, देखो ये जो मेरी वेलोसिटी है, अगर ये मेरी वेलोसिटी √2gl है तो ये जस्ट इस बी पॉइंट को टच करके वापस आ जाएगा। अगर √2gl से कम है तो वो कहीं यहीं रहेगा, और √2gl से अगर ज्यादा हो गई तो यहां पहुंच जाएगा। अब यहां पहुंच जाएगा तो यहां कहां तक पहुंचेगा ये समझना है। अगर मेरी ये रफ्तार √2gl से ज्यादा हो गई तो भैया वो बी को पार कर जाएगा, बी को पार करके क्या पूरा वर्टिकल सर्कल कर पाएगा, या कहीं कहीं बी से लेकर अपना ऊपर वाला पॉइंट सी था, बी से लेकर सी के बीच में रह जाएगा। चलिए, तो अब अगली एनालिसिस हमारी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की होती है कहां से कहां तक, कहां से कहां तक भैया। अब हम बात कर रहे हैं बी तक का काम खत्म हो गया, अब हम बात कर रहे हैं बी से लेकर सी तक के बीच में। अब यही सारा गेम चलेगा सर, यहां पर अपन रफ्तार दे रहे हैं u, और मान लीजिए कि हमारा पार्टिकल कहीं यहां पहुंचा, यहां पर इस समय यहां पर इसकी रफ्तार है v, तो ये v की वैल्यू कितनी होगी, चलो देखो कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए कि इस समय यहां वर्टिकल से कितना एंगल पर पहुंचा, इस वर्टिकल से थीटा एंगल पर पहुंचा, तो इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा mg, बाहर की तरफ लग रहा होगा mv²/r या mv²/l, और यहां की तरफ अंदर की तरफ टेंशन लग रहा होगा t। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, mg का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा दैट इज mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा दैट इज mg sin थीटा। अरे ठीक है, चले यहां तक कहानी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बातें सब कुछ ढंग से समझ आ रही हैं। सर यहां तक का कॉन्सेप्ट हो गया, यहां तक का कॉन्सेप्ट हो गया, इधर mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक है, तो अगर रस्सी में टेंशन की बात करी जाए तो जो हमारा टेंशन होगा वो बराबर होगा mv²/l माइनस mg cos थीटा के, और अगर मेरा mg cos थीटा mv²/l से बड़ा हुआ तो मेरा टेंशन 0 हो सकता है। मतलब इन बिटवीन, ध्यान से देखना, इन बिटवीन b to c टेंशन कैन बी, इन बिटवीन b to c टेंशन कैन बी 0। अरे बात समझ आ रही है, टेंशन कैन बी 0। ठीक है, टेंशन 0 हो सकता है, और अगर टेंशन 0 हुआ, अगर टेंशन 0 हुआ तो समझो क्या होगा, टेंशन 0 होने का मतलब क्या है कि mg cos थीटा वाला हिस्सा mv²/l के बराबर हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, टेंशन 0 होते ही रस्सी स्लैक कर जाएगी। ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब है, इसका बेसिक सा मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा B से लेकर C पहुंच जाए तो B से लेकर C तक जाने में कहीं भी रस्सी में टेंशन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा टेंशन कहीं भी B से लेकर C के बीच में 0 हुआ, मेरी रस्सी स्लैक कर जाएगी और मेरा सर्कुलर मोशन कभी भी पूरा पॉइंट C तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, चलो भाई, अच्छा मैं कह रहा हूं मुझे इस इंस्टेंट पे बता दो इसकी रफ्तार क्या होगी। अगर मैं चाहता हूं कि जानना इस समय इसकी रफ्तार क्या होगी तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, देखो ये यहां तक गया, ये जो लेंथ है l है, ये लेंथ l है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये l cos थीटा हो जाएगा।
ठीक है भाई। और अगर मुझे रफ्तार निकालनी है तो सिंपल सी बात है, मैं क्या लिखूंगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल की बात करी जाए दैट इज 1/2 mu²। यू इनिशियल की बात करी जाए शून्य, के फाइनल की बात करी जाए 1/2 mv², और यू फाइनल की बात करी जाए तो प्लस mgl प्लस l cos थीटा। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिक सा मतलब है ये 0 है, ठीक है, ये प्लस 0 है और ये इक्वल टू है, ठीक है। चलो भाई, अब क्या होगा, अब यहां से अगर आप v² की वैल्यू निकालोगे तो v² की वैल्यू आपको मिल जाएगी u² माइनस 2gl 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। चलो भाई, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्विवेलेंट टू u²। v की वैल्यू आ गई दैट इज इक्विवेलेंट टू u² माइनस 2gl 1 प्लस cos थीटा। अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है भैया। अगर मैं कहूं कि मैं यहां पहुंच जा रहा हूं, देखो अगर मैं यहां पहुंच जा रहा हूं तो मेरा थीटा कितना हो जा रहा है, तो मेरा थीटा हो जा रहा है 0 डिग्री। मेरा थीटा कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री। अच्छा सर, तो क्या हर क्वाड्रेंट के लिए हम लोग को अलग अलग वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या? तो आंसर है भैया नहीं, ये इसी वाले फॉर्मूले से निकल कर आया। कहां गया, इस वाले फॉर्मूले से ही निकल कर आया। जैसे जब मैं इस क्वाड्रेंट में पहुंचा तो मैंने ये थीटा यहां से कर दिया, तो यहां से कितना होगा, यहां से होगा 180 माइनस थीटा। और अगर ये 180 माइनस थीटा होगा तो भैया 1 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा करोगे तो वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, दैट्स इट, और कोई खास बात नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरे बी से लेकर सी तक के हिस्से को पार करा दूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे यहां पर कितनी रफ्तार देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक पार करने के लिए रफ्तार 0 होना कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है कि आपका टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। क्या कंडीशन है, इफ यू वांट टू क्रॉस पॉइंट सी, ठीक है, मतलब अगर मैं बात कहूं कि मेरा बॉल है, इसका मास m है, इसको मैं यहां से कितनी रफ्तार दे दूं कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर जाए, उसके लिए इसको अपना जो C पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट था, ये आपका C पॉइंट है, इसको पार करना पड़ेगा। अगर ये इस C पॉइंट को पार कर जाए तो भैया ये वर्टिकल सर्कल कर जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि ये C पॉइंट को बस तभी पार कर पाएगा जब यहां पर जब बॉल है तो इसके ऊपर इधर mg लग रहा है, इधर टेंशन कितना लग रहा है, इधर टेंशन T लग रहा है, और बाहर लग रहा है mv²/r। अगर मेरा यहां पर टेंशन शून्य से ज्यादा होता है या जस्ट शून्य होता है तभी ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर पाएगा, अदरवाइज इसके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर मैं चाहता हूं कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर जाए तो टेंशन एट सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो टेंशन एट सी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू mv²/l माइनस रस्सी का लेंथ है अपने पास l, तो यहां लिख दिया जाएगा l। तो ये mv²/l माइनस mg मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिक सा मतलब है कि v², ध्यान से देखो, v² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgl/m, इससे m कट जाएगा, v मस्ट बी ग्रेटर देन √gl। तो मतलब अगर इसकी टॉप पॉइंट पर रफ्तार √gl से कम हो जाएगी तो भैया ये स्लैक कर जाएगा। तो मतलब अगर मैं चाहता हूं कि ये यहां से पूरा वर्टिकल सर्कल कर जाए, अगर ये ऐसा कर जाए तो यहां एटलीस्ट इसकी जो रफ्तार होनी चाहिए, यहां पर एटलीस्ट रफ्तार जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए भाई साहब √gl, ठीक है। तो यहां कितनी होनी चाहिए सर, तो यहां निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो भैया क्या लगाएंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, दैट इज 1/2 mu²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। जस्ट टू रीच एट द टॉप पॉइंट v जो है वो √gl के बराबर होना चाहिए, तो ये अपने पास हो जाएगा √gl का होल स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अपने पास 2 mgl।
यहां से यहां तक कितनी हाइट चल के गया, L प्लस L दैट इज 2L। तो ये अपने पास हो गया भैया, U निकल जाएगा यहां से। कैसे निकल जाएगा, निकालें जरा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमको देखो, यहां m यहां m यहां m सब कट जाएगा, u स्क्वायर इक्वल्स टू, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा gl, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4gl, तो ये अपने पास हो जाएगा 5gl। तो इस u की वैल्यू आ जाएगी √5g इंटू एल। मतलब अगर मेरी यहां पर जो रफ्तार है वो √5gl या उससे ज्यादा है, तभी ये मेरा बॉल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करेगा। जैसे मेरे पास ये बॉटल है, अगर मैं इस बॉटल को ध्यान से देखो, अगर मैं इस बॉटल को रफ्तार दे रहा हूं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, क्यों, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी नहीं है कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कर जाए। लेकिन अगर इसी को मैं √5gl या उससे ज्यादा की रफ्तार दे दूं तो क्या ये वर्टिकल सर्कल करने लग जाएगा, बिल्कुल करने लग जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे रफ्तार दिए कि ये √5gl से कम है तो क्या हो सकता है, √5gl से अगर ये कम है, तुम इसको ऐसे दिए तो ये ऐसे गोल गोल घूम सकता है। थोड़ा और बढ़ा दिए तो देखो स्लैक कर गई रस्सी, अपने उस प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद, अपने हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद स्लैक कर गई। लेकिन अगर इसी को √5gl दे दिए तो ये पूरा गोल गोल घूम गया। अरे बूझे कि नहीं बूझे, यही कॉन्सेप्ट समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो भैया वर्टिकल सर्कुलर कभी भी कठिन होने वाला नहीं। ठीक है, चलें कहानी को आगे लेकर चलते हैं। सर बिल्कुल ग्रेट, बहुत अच्छा, बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग, बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये बॉल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर कर जाए तो इस पॉइंट पर जो रफ्तार होनी चाहिए वो आपकी √5gl या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर बॉटम पॉइंट पे इससे कम रफ्तार हुई तो कभी ये वर्टिकल सर्कल नहीं करने वाला है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, अगर मैं इसको √5gl से यहां फेंकूं तो इस पॉइंट पे रफ्तार कितनी होगी, अगर मैं इसको यहां से √5gl से फेंक रहा हूं तो इस पॉइंट पर रफ्तार कितनी होगी, तो मेरा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कभी भी आपको रफ्तार निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है, u स्क्वायर -2gl 1 - cos थीटा। ठीक है, अब भाई मैंने यहां पर जो रफ्तार दी है वो दी है 5gl, ठीक है, -2gl। अरे भैया 90 cos 90 की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, cos 90 की वैल्यू हो गई अपने पास, cos 90 की वैल्यू हो गई अपने पास भाई साहब 0। तो ये 2gl और यहां पर 5gl में से 2gl जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगा √3gl। अरे ठीक है, ये बात क्लियर है कि ये जो रफ्तार होगी ये बी पॉइंट की रफ्तार हो जाएगी। और अगर हमारा कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी भी क्षण अगर हमको रफ्तार निकालनी है तो हम उसकी रफ्तार निकाल सकते हैं। तो एक कंडीशन क्लियर है पूरा कि अगर कहीं रस्सी की वजह से कोई बॉल बंधी है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर किसी रस्सी की वजह से कोई बॉल बंधी है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो भैया आपको कितनी रफ्तार देनी पड़ेगी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए, √5gl। लेकिन अब समझो, अब गेम थोड़ा थोड़ा बदलेगा। अब गेम क्या बदलेगा, इसी तरह का एक और पैटर्न होता है। और वो पैटर्न क्या होता है, वो पैटर्न कुछ इस हिसाब से होता है कि आपके पास एक ऐसे मान लो यहां पे एक छोटा सा गेटवे टाइप है, बहुत छोटा सा गेटवे है, ठीक है, ये ऐसे पूरा वर्टिकल सर्कल बन रहा है। चलो जोड़ी दो, देखो, हाँ भाई देखो, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दूसरे हिस्से की। अगर मैं यहां पर एक बॉल रख दूं और मैं कहूं कि इस बॉल को मैं कितनी रफ्तार दे दूं, कितनी रफ्तार दे दूं कि ये पूरा गोल 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 घूम के यहां पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये रफ्तार भी किसके बराबर होनी चाहिए, √5gl के ही बराबर होनी चाहिए। दैट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द बॉटम। क्यों, क्योंकि यहां पर वर्टिकल सर्कुलर करने के लिए, इस सिचुएशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए काम कौन कर रहा था, कौन रोल प्ले कर रहा था, रस्सी में टेंशन जो इसको यहां से लेकर यहां तक ले जा रहा था। तो यहां पर टॉप पॉइंट पर रस्सी में टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। सेम एज भाई कि जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल रिएक्शन यहां 0 हो गया तो ये बॉल ड्रॉप कर जाएगी, और अगर इस पॉइंट को पार कर गई तो आगे कर जाएगी। तो सिमिलर टू किसके भैया, सिमिलर टू
वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ ब्लॉक हिंज्ड विद अ स्ट्रिंग एकदम आइडेंटिकल है। स्ट्रिंग में जो काम वाला अपना फोर्स था, टेंशन, जिसकी वजह से वर्टिकल सर्कुलर हो रहा था। ध्यान देना, मैं वर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काम का मतलब इंपॉर्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फोर्स था वो टेंशन था। यहां पर इसको गोल घुमाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब टॉप पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा, इसी की एक और सिचुएशन बन जाती है कि अगर मैं ऐसे एक पाइप ले लूं और इस पाइप के अंदर मैं एक बॉल ऐसे गोल बॉल फंसा दूं, सब कुछ स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। अब मैं इसको यहां पर कितनी रफ्तार दे दूं कि ये पूरा गोल चक्कर घूम जाए। नाउ इट इज कॉन्स्ट्रेन कि ये अगर मूव करेगा तो इसी पाइप के बीच में मूव करेगा और कहीं मूव करने वाला नहीं है। तो इस सिचुएशन में देखो क्या होगा। इस सिचुएशन में कहानी बस थोड़ी सी बदल जाएगी, और वो क्या बदल जाएगी कि अगर आप, ठीक है छोड़ो, अगर आप इस टॉप पॉइंट तक इसको पहुंचा ले गए, मतलब यहां पर इसकी रफ्तार अगर 0 नहीं हुई, अगर इसकी रफ्तार यहां पर जस्ट पहुंचते ही 0 हो गई या जस्ट पहुंचने के बाद 0 हुई, तो ये पूरा वर्टिकल सर्कल कर जाएगा। ये लिमिट है। ठीक है, यहां पर आपको नॉर्मल किसी फोर्स को बैलेंस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भैया जब ये ऊपर का कांटेक्ट छोड़ेगी तो नीचे से सपोर्ट मिल जाएगा, नीचे का कांटेक्ट पकड़ेगी ऊपर से सपोर्ट छूट जाएगा। तो भैया इसके ऊपर कंटिन्यूअसली नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा है। इट इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू मूव थ्रू अ पाइप। तो मुझे ये बात समझ आती है कि ये टॉप पॉइंट को अगर पार कर गई, जस्ट टॉप पॉइंट को पार कर गई, तो ये पूरा गोल चक्कर घूम जाएगी। तो टॉप पॉइंट को जस्ट पार कराने के लिए आप क्या लिखेंगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ध्यान देना भैया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? दैट इज 1/2 mu स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इसका रेडियस अपने को पता है r। तो भैया फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास 2gr इंटू m। m से m कट जाएगा और u की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी 4gr अंडर रूट। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये इस पाइप के अंदर बॉल पूरी गोल घूम जाए, पूरी बॉल गोल घूम जाए, तो यहां पर जो आपको रफ्तार देनी पड़ेगी, ये रफ्तार आपको देनी पड़ेगी √4gr। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसी तरह के कॉन्सेप्ट छोटे छोटे आपको वर्टिकल सर्कुलर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो भैया देखो, इसी में एक और कॉन्सेप्ट बन जाता है। एक आपके पास मासलेस रॉड है। ध्यान देना, अब ये मासलेस स्ट्रिंग से हटकर क्या हो गई? ये मासलेस रॉड हो गई, और यहां पर एक m मास लग गया। ऐसे छोटे छोटे लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब मासलेस रॉड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रॉड ढीली नहीं पड़ सकती। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए, तो ये इस वाले पॉइंट को, अपने टॉप पॉइंट को जस्ट पार कर जानी चाहिए। जो कॉन्स्ट्रेन यहां लग रहा था, सेम वही कॉन्स्ट्रेन यहां भी लग रहा है। इसका मास कितना है? इस बॉब का मास कितना है? m। रॉड है, कैसी है? मासलेस है। और अगर आप इससे पूरा पार कराना चाहते हो तो ये वैल्यू √4gr के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन m मास के साथ चार्ज पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा। तब ये जो आप g पढ़ रहे हो, यही g बदलकर g इफेक्टिव हो जाता है, और कुछ नहीं। सब कुछ ऐसे ही रहता है, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने, समझने और देखने को मिलेगा। इस स्लाइड में कुछ अच्छे क्वेश्चंस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, 2-4 मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, उसको आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सर, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं विद अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, बहुत प्यार से इसको समझ लीजिए। आसान सवाल है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस केवल इंटेलेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 3 मीटर एज शोन इन फिगर। The height at which the block will lose contact with the surface of the sphere is। किस हाइट पर जो है ये ब्लॉक इस सरफेस के साथ कांटेक्ट छोड़ देगा। क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार। मान लिया कि ये कुछ हाइट जमीन से h हाइट है जहां पर ये कांटेक्ट छोड़ दिया। कांटेक्ट छोड़ते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक चीज शून्य हो जाएगी। जिस जगह ये कांटेक्ट छोड़ेगा उस जगह मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ना वो 0 हो जाएगा।
जिस जगह ये कांटेक्ट छोड़ेगा उस जगह मेरा नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा बेटा। मान लो मैं कह रहा हूं कि यहां पर इसने जस्ट कांटेक्ट छोड़ा, तो इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, mg लग रहा है। अच्छा, यहां पर इसकी रफ्तार v है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज mv²/r। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो भैया, क्या ध्यान से देखो, इस mg का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर आएगा mg sin थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दैट इज mg cos थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट हो गया आपके पास mg sin थीटा, एक कंपोनेंट हो गया आपके पास mg cos थीटा। और अगर आप इसको अच्छे से समझे, इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा डार्क कलर से, ये है आपका mg cos थीटा, ये इधर लग रहा है। mg cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो mg cos थीटा की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन लग नहीं रहा है, तो mg cos थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी mv²/r के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से हमको v मिल जाएगा और v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, v की वैल्यू या v² की वैल्यू मिल जाएगी gr cos थीटा। इसको हमने कर दिया इक्वेशन। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये h हाइट। तो ये h हाइट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कैसे लगाएंगे, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। हमको इस पूरे में बस एक ही कॉन्सेप्ट देखना था कि जिस जगह कांटेक्ट छूटेगा उस जगह नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, और जिस जगह नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा उस जगह इसकी रफ्तार जो होगी ये बराबर होगी v² इक्वल्स टू gr cos थीटा के। बस सवाल खत्म, लग गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, दैट इज mg। कितनी हाइट पे है, यहां से मैं इसको रेफरेंस लाइन मान रहा हूं, r हाइट पे है तो ये हो जाएगा mgr। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है g², v² की वैल्यू कितनी है, दैट इज gr cos थीटा। तो ये अपने पास हो गया gr cos थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। वाह, क्या बात है। अब यहां से क्या हम h निकाल सकते हैं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा mm कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा gr विल बी इक्वल टू 1/2 mv² कितना था, v² की वैल्यू gr cos थीटा। ठीक है, और यहां पर अपने पास कितना है, ये देखो, ये अपने पास कितना, ये अपने पास हो जाएगा प्लस gh। ठीक, gh को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा gr माइनस h इक्वल्स टू 1/2 gr cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है आपके पास h, बेस की वैल्यू है आपके पास h, हाइपोटेन्यूज है आपके पास r। इससे ये कट जाएगा, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास, अच्छा उधर हमने लिख दिया था इसको, ये हो गया अपने पास। तो देखो ये हो जाएगा हमारा gr, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है माइनस gh, और ये है हमारा 1/2 gh। तो ये इधर जाएगा तो gr की वैल्यू हो जाएगी कितनी, gr की वैल्यू हो जाएगी gh प्लस 1/2 gh। ठीक है, झूठा हम उधर इतना मेहनत करने के लिए लेके गए, तो भैया g से g कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 2h/3। अरे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू अपने पास निकल कर आ जाएगी, दैट इज 2r/3। ठीक है, खत्म बात। h आ गया अपने पास 2r/3, मतलब जमीन से 2r/3 हाइट पर। ध्यान से देखना, यहां cos थीटा है, इस cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, तो h अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, r है। तो ये अपने पास h अपॉन r हो जाएगा, r से r कट जाएगा, और हाइट आपके पास आ जाएगी 2r/3। बढ़िया, पॉपुलर, अच्छा, शानदार सवाल। इस कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चंस मॉड्यूल्स में, पीवाईक्यूज में अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन ये अभी 2021 में पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन हम लोग जमाने से कराते आ रहे हैं। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से हम ये सेम सवाल कराते हैं, और यही सेम सवाल उठ के देखिए जेईई मेंस में आ गया। मैं बता रहा हूं, अगर आपने संजीवनी बहुत अच्छे से, बहुत मन लगा के रच के फॉलो कर ली ना, अच्छे से पढ़ लिया ना, पूरा 11वीं क्लास इतना सॉलिड हो जाएगा कि फिजिक्स का 11वीं क्लास का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, चले लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सर देखिए एक और बढ़िया सवाल है, एक और बढ़िया सवाल है, कह रहा पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 250 सेंटीमीटर। The mass of the ball of the pendulum is 200 ग्राम।
ठीक है। द बॉब इज पुल्ड असाइड until the string is at 60 degree with the vertical as shown in figure. After releasing the bob, the maximum velocity attained by the bob will be. ये बॉब की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहले मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री का अंदाजा लगाऊं। ये देखो, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, ये रेफरेंस लाइन होगा, अरे होगा भैया, ये आपके पास कितना है 250 सेंटीमीटर, या आप कह लो 0.25 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो भाई 0.25 मीटर, ये आपके पास 60 डिग्री है, तो सबसे पहले आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ आपके पास हो जाएगी 0.25 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 0.125। लो भैया, ये तुम्हारे पास 0.125 आ गया, तो ये भी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 250। मतलब 0.25 में से 0.125 माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? ये भी तुमको मिल जाएगा 0.125। देखो, पूरा सवाल मैं नहीं लगाऊंगा। एच हाइट तुमको मिल गई, और तुमको करना क्या है, यहां पे रफ्तार निकालनी है ना मैक्सिमम, तो यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो यार। क्या लगाओगे? K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। खत्म बात, कुछ पूछा ही नहीं यार सवाल में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इस रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है, सर ये हो जाएगा mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। आपको m पता, m गिवन है, हाँ भैया 200 ग्राम गिवन है, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली g पता है, h पता है, h आप निकाल दिए हो, जितना यहां पोटेंशियल एनर्जी होगा वही तो सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, खटाक से आंसर आ जाएगा। इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह के साधारण सवाल जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, ये भी देख लो। आईआईटी जेईई 2008 का बहुत बढ़िया सा, बहुत प्रीमियम सा क्वेश्चन कह रहा है कि a bob of mass m is suspended by a massless string of length L. The horizontal velocity v at position A is just sufficient to make it to reach point B. इतनी रफ्तार है यहां पर कि जस्ट सफिशियंट है बी पहुंचने के लिए, तो मैं सिंपल सी बात लिख लूंगा √5gl। ले, क्या खास बात है इसमें? अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? द एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ दैट एट ए। जितनी ए पर है इसकी आधी हो जाए। चलो भैया, तो ए पर कितनी है? ए पर है √5gl। तो मान लिया कि कहीं इसकी रफ्तार किसी थीटा एंगल पर, एट एंगल थीटा रफ्तार जो है वो कितनी हो जा रही है? वो हो जा रही है √5gl/2। ठीक है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं v² = u² - 2gl 1 - cos थीटा। लो भाई, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है अपने पास √5gl / 2, तो ये अपने पास हो जाएगा 5gl/4। और अपने पास u कितना हो जाएगा? u हो जाएगा अपने पास 5gl u²। ठीक है, 5gl, और यहां कितना -2gl 1 - cos थीटा। क्या क्या दे रखा है अब इसमें? डेटा देखो, gl कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 = 5 - 2 - 2 cos थीटा। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अगर -3 हो जाएगा तो 5/4 - 3 विल बी इक्वल टू -2 cos थीटा। तो 4 से 4 दूना 8, 4 ते 12। ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। अपने पास v² = u² - 2gl 1 - cos थीटा होता है फॉर्मूला। 1 - cos थीटा होता है फॉर्मूला, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो भैया प्लस हो जाएगा। कहां सही जा रहे हैं कुछ भी? चलो भैया आओ, देखो भैया देखो, अब क्या 4 दूना 8, 4 ते 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 5 जाएगा तो सर 7 बचेगा, और ये अपने पास हो जाएगा -7/8 दैट इज इक्विवेलेंट टू cos थीटा। cos थीटा नेगेटिव है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट को सही तरीके से जस्टिफाई कौन कर रहा है?
सेकेंड क्वाड्रेंट को जस्टिफाई करने के लिए दो लोग हैं, एक सी है और एक डी है, तो कौन सा सही होगा भैया? सी और डी है तो मतलब ए तो पूर्ण रूप से गलत है, बी भी पूर्ण रूप से गलत है, बचे सी और डी, इन दोनों में सही कौन होगा? तो -7/8, ध्यान से देखिए, 3π/4 का मतलब है 45 डिग्री, और 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और अपने पास जो 7/8 होगा ये 1/√2 से बड़ा होगा, और अगर 1/√2 से बड़ा होगा तो भाई अपने पास डी ऑप्शन हो जाएगा कि आपका एंगल 3/4 से बड़ा होना चाहिए और आपका जो एंगल है वो पाई से छोटा होना चाहिए। अरे ठीक है, अरे ठीक है भैया, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्लियर है पक्का ना? बिल्कुल। देखो, जब तुम यहां समझो, ये तुम्हारे पास कितना है? ये तुम्हारे पास -7/8 है। -7/8 और -1/√2 को अगर तुम देखोगे तो जो -7/8 है ये बड़ा है किससे? ये बड़ा है किससे? ये बड़ा है तुम्हारा -1/√2 से, और अगर -1/√2 से ये बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारा थीटा होगा वो तुम्हारा थीटा 3π/4 से बड़ा हो जाएगा और पाई से छोटा होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। IIT JEE 2008 का बढ़िया सवाल है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, कह रहा स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर। At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has speed u. The magnitude of change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal is. Change in velocity निकालना है। ओहो, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक है भैया, यहां पर ये एंगल कितना बन जा रहा है? ये एंगल 90 डिग्री बन जा रहा है। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब क्या? ये आई कैप है, ये आपके पास क्या है? जे कैप है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कितना? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वही रहेगा, इनिशियल का अपना डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? दैट इज u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos 90 की वैल्यू आपकी शून्य हो जाती है, तो ये जो मिलेगा वो आपको मिलेगा u स्क्वायर माइनस 2gl। अच्छा, यहां जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है u स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में, या आप कह लीजिए कि ये आपके पास हो गया u। ठीक है, चलो भाई, इधर आपकी रफ्तार आपने कितनी दे रखी है? इधर आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपने रफ्तार दे रखी है u, तो जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये माइनस u हो जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट निकालना कौन सा कठिन बात है? ये सब क्वेश्चन जो जेई में पहले आ चुके हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जेई मेंस में एज इट इज उठकर आ जाते हैं। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो अब आप क्या करोगे भाई? अब आप क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस ये अपने पास कितना हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस 2gl, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे यही हो जाएगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2u स्क्वायर माइनस gl, 2u स्क्वायर माइनस gl। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अपनी कहानी हो जाती है खत्म। बढ़िया मन लगाकर पढ़ते रहिए, इस तरह से हमारा आज का वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म होता है। अगर आपको कभी भी जीवन में कोई नेगेटिविटी घेर ले, कभी ऐसा लगे कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें, कैसे मेहनत करें कि हमारे एफर्ट्स बढ़ जाएं, तो आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है और अपने गोल पर ध्यान देना है। आपका गोल क्या होना चाहिए? सर, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हो उस काम का पर्पस पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर वो पर्पस क्लियर है तो आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आपको बस रगड़ते रहना है, अपने कान के आगे पट्टी लगाकर एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है, सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में विद अ वेरी न्यू चैप्टर, और हमारे अगले चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है, 3 से 4 लेक्चर हम इस चैप्टर में भी लेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर आपको खत्म करके पहुंचा देंगे। धन्यवाद।